हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें स्पेसिमेन कैसे रिसीव किया जाता है, कैसे उसकी हैंडलिंग करनी है और कैसे ग्रोसिंग होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, एक हिस्टोटेक्नीशियन का या हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में, वो सब हमने जाना। अब आज और हम थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक कंप्लीट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फिक्सेशन, फिर डीकैल्सिफिकेशन, ऐसे करके पूरी प्रोसेसिंग हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिमेन रिसीविंग की। रिसीविंग का मतलब क्या होता है? यहाँ हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो किसी भी, चाहे ओटी से, हॉस्पिटल से, जब भी स्पेसिमेन आता है हिस्टोपैथोलॉजी में, तो कैसे रिसीव किया जाता है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, कैसे आपको प्रॉपर हैंडलिंग करनी होती है और कैसे उसकी ग्रोसिंग होती है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमारी नॉर्मल लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल आता है, तो ब्लड सैंपल के साथ साथ हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सैंपल कितना होना चाहिए, फॉर्म पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो वैसे ही इसमें भी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रिसीविंग की अगर बात करें, तो देखो, रिसीविंग का मतलब सीधा सा होता है, क्योंकि ये हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर रिसीविंग में आपने गलती करी, तो पेशेंट का हो सकता है कि सैंपल मिक्सअप हो जाए, है ना। तो रिसीविंग बहुत ध्यान से करनी होती है, हैंडलिंग भी बहुत ध्यान से करनी होती है। वैसे तो चाहे कोई सा भी सैंपल हो, अगर रिसीविंग सही होगी, हैंडलिंग प्रॉपर सही होगा, टेस्ट अगर सही होगा, तो पेशेंट का डायग्नोसिस सही होगा। क्योंकि इन सारी चीजों पर ही पेशेंट का डायग्नोसिस डिपेंड करता है ना। आप अगर रिपोर्ट सही देंगे, क्योंकि उसी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, है ना। भाई, दो सैंपल आया आपके पास में, एक सैंपल आया किसी पेशेंट को लीवर कैंसर है, और एक को नॉन कैंसरस का सैंपल आया, दो टिश्यू आपके पास में आए। अगर आपने प्रॉपर उनकी मतलब चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, रिक्वेजिशन फॉर्म सही से नहीं किया, और अगर स्पेसिमेन पे लेबलिंग नहीं है, केवल फॉर्म आपके पास में है और आपने स्पेसिमेन इधर उधर रख दिया, तो क्या होगा? जिसको कैंसर था उसको नॉन कैंसर की रिपोर्ट चली जाएगी, और जिसको नॉन कैंसर टिश्यू था उसको कैंसर की रिपोर्ट चली जाएगी, है ना। तो दोनों का डायग्नोसिस भी बिगड़ जाएगा, है ना। जिसको ट्रीटमेंट होना था कैंसर का उसको होगा नहीं, जिसको नहीं होना था उसको हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं ये, चाहे हम कोई सी भी सैंपल की बात करें, वो चाहे ब्लड सैंपल हो, यूरिन हो, सीएसएफ हो। ये चीजें स्टार्टिंग की जो हम तीन ईरर्स पढ़ते हैं, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल ईरर्स, है ना। तो उन ईरर को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, पेशेंट को एक्यूरेट डायग्नोसिस मिले। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिमेन रिसीविंग की। तो रिसीविंग में हम क्या देखते हैं? मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सैंपल रिसीव करना है ना। रिसीविंग में हमारी यही चीजें हम देखते हैं, रिसीव करना है, वेरीफाई करना है ना, और रजिस्टर मेंटेन करना है ना। रजिस्टर मेंटेन करना, ये तीन चीजें आपको खासकर ध्यान रखनी है। यही होता है रिसीविंग में। उसके बाद मैं हैंडलिंग की बात करूंगी। तो देखो, ये रिसीविंग हम क्यों करते हैं? ताकि पेशेंट का क्या हो, एक्यूरेट डायग्नोसिस हो, है ना। एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट। इसके अलावा एरर कम हो, है ना। एरर कम हो, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही एरर को कम करना है। ये मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि मैनेजमेंट एक्यूरेट हो लेबोरेटरी का। तो एरर कम होगी, तो पेशेंट को रिपोर्ट भी एक्यूरेट जाएगी, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना है हमें। इसके अलावा और क्या करते हैं, एक्यूरेट डायग्नोसिस हमने लिख दिया, है ना। पेशेंट का एक्यूरेट डायग्नोसिस होना चाहिए पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। रिसीविंग में क्या करते हैं, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, है ना, एंड मिक्सअप मिक्सअप ऑफ स्पेसिमेन, है ना। स्पेसिमेन के
स्पेसिमेन का मिक्सअप ना हो, इसीलिए प्रॉपर रिसीविंग जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रिसीविंग में हम क्या क्या देखते हैं, है ना, क्या चेक करते हैं। तो मैंने बोला देखो, रिसीव करना है, वेरीफाई करना है और रजिस्टर करना है, ये तीन ही चीजें आपकी स्पेसिमेन रिसीविंग में आती है। किसी भी हॉस्पिटल से, है ना, किसी भी, जैसे मैंने ओटी का एग्जांपल दिया, कोई भी आपके पास में स्पेसिमेन आया, चाहे वो छोटा सा टिश्यू का स्पेसिमेन हो, टिश्यू बायोप्सी हो, या फिर वो रिसेक्टेड स्पेसिमेन। रिसेक्टेड का मतलब मैंने आपको बताया कि इंटायर ऑर्गन ही निकाल कर भेज दिया, पूरे इंटेस्टाइन निकाल के भेज दी, पूरा लीवर निकाल के भेज दिया, है ना। तो उस स्पेसिमेन को प्रॉपर रिसीव करना, प्रॉपर हैंडल करना और प्रॉपर प्रोसेसिंग करना, ये हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, रिसीविंग में आपको तीन चीजें करनी रहती है। सबसे पहले आता है रिक्विजिशन फॉर्म। रिक्विजिशन फॉर्म, जब हम नॉर्मली ब्लड सैंपल भी लेते हैं तो एक पेशेंट का डेटा एक फॉर्म पे रहता है ना, स्पेसिमेन कौन से टाइप का है, क्या क्या उसके टेस्ट हैं, पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, कोई अगर स्पेसिफिक नंबर है तो वो नंबर होना चाहिए हॉस्पिटल का। तो ये सारी चीजें हर पेशेंट के स्पेसिमेन के साथ होती है, वो चाहे टिश्यू स्पेसिमेन हो, चाहे ब्लड सैंपल हो, या कोई और सैंपल हो। तो रिक्विजिशन फॉर्म जो है वो पूरा फिलअप होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें रहती है, एक तो होता है पेशेंट का, है ना, पेशेंट की जानकारी, यानी कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, है ना, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि पेशेंट का फुल नाम होना चाहिए, पूरा नाम क्या है, एज क्या है ना, सेक्स, और कोई हॉस्पिटल का अगर नंबर है ना, हॉस्पिटल का रजिस्टर नंबर या यूनिक नंबर जो भी है हॉस्पिटल का, वो उस पर मेंशन होना चाहिए, नाम, एज, सेक्स, मोबाइल नंबर। तो पेशेंट का पूरा डेटा उस पर हो रिक्विजिशन फॉर्म पे। आगे मैं आपको बताऊंगी रिक्विजिशन फॉर्म कैसा होता है, वैसे हर लेबोरेटरी का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक आइडिया मैं आपको दे दूंगी। उसके बाद दूसरी चीज आती है, ये तो हो गया पेशेंट के बारे में। इसके अलावा स्पेसिमेन, है ना, स्पेसिमेन की जानकारी भी उस फॉर्म पे होना चाहिए, कि स्पेसिमेन कौन से टाइप का है ना, कौन से साइट से लिया गया है, बॉडी में कौन सी जगह से निकाला गया है ना। तो स्पेसिमेन का टाइप, साइट, ये सारा जो है उस पे मेंशन होना चाहिए स्पेसिमेन का रिक्विजिशन फॉर्म पे। ठीक है। उसके बाद आता है क्लिनिकल हिस्ट्री, है ना, कि पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा जो फिजिशियन है, डॉक्टर का नाम, है ना, डॉक्टर का नाम मतलब जो सर्जन है, फिजिशियन है, उनका नाम और उनके साइन के साथ में रिक्विजिशन फॉर्म होना चाहिए। ये तो फॉर्म की बात हो गई, कि पेशेंट का डेटा उस पर फॉर्म पे हो, स्पेसिमेन का डेटा हो, क्लिनिकल हिस्ट्री उस पर हो, और डॉक्टर के नाम एंड साइन के साथ में वो फॉर्म हो। ये पूरी कंप्लीट जानकारी एक रिक्विजिशन फॉर्म पे होना चाहिए स्पेसिमेन के साथ। उसके बाद बात आती है लेबलिंग, यानी कि जो भी स्पेसिमेन को लेबल किया गया है ना, स्पेसिमेन को लेबल किया गया है जो कि वही हॉस्पिटल से भेजा गया है, तो उसको कोरिलेट करना है। क्या करना है आपको? कोरिलेट करना है किसके साथ में? विथ रिक्विजिशन फॉर्म, है ना, जो रिक्वेस्ट फॉर्म है उसके साथ में आपको कोरिलेट करना है कि स्पेसिमेन पे जो डेटा है वही डेटा पूरा पेशेंट का रिक्विजिशन फॉर्म पे है या नहीं है, दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हमें देखना है। कोई भी अगर कंफ्यूजन लगता है, थोड़ा बहुत भी अगर एज वगैरह का कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सेम नाम हो सकते हैं पेशेंट के, हो तो आपको पूरा चेक करना, नाम चेक करना है, एज चेक करना है, हॉस्पिटल नंबर चेक करना है, स्पेसिमेन का टाइप चेक करना है। अगर कोई भी आपको क्यूरीज लगती है तो जो सर्जन है, जो फिजिशियन है, उनसे आपको कनेक्ट करना है ना, उनसे पूछना है, उसके बाद ही स्पेसिमेन के आगे प्रोसेसिंग करना है, आपके पैथोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है, ये सबसे पहले करना है। उसके बाद फिर फिजिशियन पर बात जाएगी। तो लेबलिंग को कोरिलेट करना है हमेशा पहले रिक्विजिशन फॉर्म से। उसके बाद बात आती है फिक्सेशन की, है ना। फिक्सेशन आपको चेक करना है कि जो भी हॉस्पिटल से या ओटी से स्पेसिमेन आया है टिश्यू का, उसमें प्रॉपर एडिक्वेट फिक्सेटिव है या नहीं है। तो 10% बफर फॉर्मेलिन जो हम यूज करते हैं, 10% बफर फॉर्मेलिन जो हम यूज करते हैं, जो कि क्या है, एक फिक्सेटिव है। तो प्रॉपर मात्रा में उस टिश्यू में स्पेस फिक्सेटिव होना चाहिए,
ताकि क्या हो, उसको ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से बचाया जा सके, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सेल के अंदर एंजाइम्स है वो बाहर ना निकले, सेल को खत्म ना करें और बैक्टीरिया से वहां पे सड़न ना लगे। तो ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन से बचाने के लिए फिक्सेटिव का यूज किया जाता है। तो ये फिक्सेटिव प्रॉपर होना चाहिए, है ना। आपका स्पेसिमेन पूरा इमर्स्ड होना चाहिए, यानी कि डूबा हुआ होना चाहिए, तभी वो होगा प्रॉपर फिक्सेशन। अगर प्रॉपर उसमें फिक्सेटिव नहीं है तो इमीडिएटली सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें फिक्सेटिव ऐड करना है सफिशिएंट। वैसे तो 10 टाइम्स ज्यादा जो है हम, जो भी आपका टिश्यू है स्पेसिमेन है उससे 10 टाइम्स ज्यादा फिक्सेटिव हम यूज करते हैं, है ना, ताकि प्रॉपर फिक्सेशन हो सके, आपका टिश्यू स्पेसिमेन खराब ना हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहती है कि आपको फिक्सेशन भी चेक करना है। तो रिक्विजिशन फॉर्म आपने चेक किया, है ना, रिसीव करते समय कि सारी जानकारी उस पर हो। फिर जो स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन को कोरिलेट करना है, स्पेसिमेन पर भी लैबलिंग रहती है, सारा पेशेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब लिखा हुआ रहता है उस पे। तो उसको रिक्वेजिशन फॉर्म के साथ कोरिलेट करना है, तो आपको फिक्सेशन चेक करना है स्पेसिमेन में, है ना, कि कोई लीकेज तो नहीं है, स्पेसिमेन में प्रॉपर फिक्सेटिव है या नहीं है, उस कंटेनर में वो प्रॉपर कंटेनर है या नहीं है। फिर उसको अदरवाइज दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना है, फिक्सेटिव प्रॉपर उसमें डालना है ताकि टिश्यू खराब ना हो। अगर खराब टिश्यू हो तो फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया जाता है। जैसे स्पेसिमेन ड्राई हो गया बहुत ज्यादा, है ना, उसमें फिक्सेटिव बिल्कुल भी नहीं है या पानी डालकर भेज दिया है, होता है ऐसा बहुत बार। तो ध्यान रखना है, उसमें सारी चीजें चेक करने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग करना है। तो रिक्वेजिशन फॉर्म में आपको बताती हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे, है ना, ये सारा दिया हुआ है यहाँ पर। हिस्टोपैथोलॉजी रिक्वेजिशन फॉर्म इस तरीके का होता है, जिसमें कौन से डॉक्टर का रेफरेंस है, वो नाम, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कलेक्शन सेंटर, एज क्या है, डेट क्या है, कौन सी डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन भी ध्यान में रखना है ना, कि कौन से डेट को स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया और आपने कब रिसीव किया, वो डेट भी मेंशन होती है। वैसे आजकल तो बारकोड सिस्टम हो गया है, वो सबसे बेस्ट है ना। उसके अदरवाइज रजिस्टर भी पूरा मेंटेन किया जाता है, जिसमें पेशेंट की सारी हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीजें, डाटा जो है उसमें लिखा जाता है। प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना जरूरी है। तो ये 3-4 चीजें रहती है जो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है ना, यहीं से एरर स्टार्ट होती है। स्पेसिमेन का टाइप कौन सा है, देखो, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है ना, वो भी लिखना है आपको। बायोप्सी है या फिर रिसेक्टेड स्पेसिमेन है, कौन बायोप्सी है, तो पंच बायोप्सी है, निडल बायोप्सी, कौन सी बायोप्सी है, वो भी इसमें मेंशन करना रहता है। तो ये सारी चीजें रिक्वेजिशन फॉर्म की हो गई। इसके अलावा आपको अपना खुद का रजिस्टर जो है हॉस्पिटल में, सॉरी, हिस्टोपैथोलॉजी लैब में मेंटेन करना होता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि प्रैक्टिकली आप सीखते हैं। ये तो मैं थ्योरेटिकल आपको यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब हम करते हैं तो चीजें और भी ज्यादा शार्प होती जाती है कि ये करना है, इससे ये दिक्कत होती है, अगर हम टिश्यू को ऐसे हैंडल करेंगे तो आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम आएगी। ये सारी चीजें आप वर्क करेंगे तो सीखेंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलती है ना। अब बात करें हम स्पेसिमेन हैंडलिंग की, कि हैंडलिंग आपको कैसे करना है और क्यों करते हैं। देखो, स्पेसिमेन हैंडलिंग रेफर टू प्रॉपर केयर करना है ना। स्पेसिमेन की प्रॉपर केयर जरूरी होती है कि आपको उस स्पेसिमेन को कैसे पकड़ना है ताकि वो खराब ना हो। बहुत ज्यादा जैसे दबाना नहीं है, क्रश नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पेसिमेन की प्रॉपर केयर करना है, प्रोटेक्शन करना है, मतलब कि फिक्सेटिव का जैसे हम यूज करते हैं, कंटामिनेशन से उसको बचाना है। ऐसा नहीं कि हर कहीं स्पेसिमेन रख दिया ना। तो मैनेजमेंट ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन फ्रॉम द टाइम ऑफ कलेक्शन अंटिल प्रोसेसिंग, मतलब कि जब से स्पेसिमेन कलेक्शन हुआ है तब से लगाकर प्रोसेसिंग तक, इवन इवन प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो जाए, मतलब उसके बाद जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तब तक हमें स्पेसिमेन को प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन देना है, ताकि सही डायग्नोसिस हो सके, आपको पेशेंट को एक्यूरेट रिपोर्ट मिल सके और आप भी एक्यूरेट चीज जो है उसमें वही देख पाओ। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखो, हैंडल स्पेसिमेन जेंटली, अवॉइड क्रशिंग और स्क्वीजिंग टिश्यू।
यानी कि जब स्पेसिमेन हैंडल करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको ऐसे हाथों में लेके प्रेस कर दिया या फिर ऐसे दबा दिया, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ना क्रश करना है, ना स्क्वीज करना है, बहुत ही केयरफुली स्पेसिमेन को हैंडल करना है। और तीसरी चीज आती है यूज प्रॉपर कंटेनर, मेंटेन एडिक्वेट फिक्सेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप ये प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या करना है, आपको फॉलो करना है सेफ्टी प्रिकॉशंस को। प्रॉपर ग्लव्स, लैब कोट्स वगैरह ये सारा हमें पहन के रखना है। अब देखो, मैं वैसे तो फिक्सेशन में आपको बताऊंगी कि हर टाइम सेम फिक्सेशन जरूरी नहीं होता है, कभी कभी फ्रेश टिश्यू भी रिक्वायर्ड होता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, है ना। जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए फिर 10% फॉर्मेलिन नहीं यूज करते, उसके लिए ग्लूट्रेल्डिहाइड यूज करते हैं। तो वो अलग चीज है, वो मैं आपको हालांकि फिक्सेटिव में बताऊंगी, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ बता देती हूँ कि इस तरीके से भी होता है कि भाई कभी 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 स्पेसिमेन आया, है ना, वो फॉर्मेलिन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए आया था, तो उसको ग्लूट्रेल्डिहाइड से फिक्स करना है ना, ऐसा भी होता है। फिर बात करें यूज फोर्सेप इंस्टेड ऑफ हैंड्स, मैंने क्या बोला कि हाथ नहीं लगाना है, आपको फोर्सेप का यूज करना है स्पेसिमेन को उठाने के लिए। द स्पेसिमेन डिटेल शुड बी एंटर्ड इन अ रिकॉर्ड रजिस्टर्स, आपका जो भी रिकॉर्ड रजिस्टर है हिस्टोपैथोलॉजी का, उसमें पूरा रिकॉर्ड आपके पास में हर पेशेंट का होना चाहिए। कि वो यूनिक लेब स्पेसिमिन नंबर, अब जैसे मैंने बोला कि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही स्पेसिमिन आपके पास में आता है तो लेबोरेटरी में फिर उसका एक स्पेसिफिक नंबर चलेगा, है ना। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कोई भी एक टिश्यू है तो इसको हमने एचपी यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी का जो नंबर है वो 30 दिया है ना, हिस्टोपैथोलॉजी का 30 नंबर दिया है। अब हो सकता है कि एक ही स्पेसिमेन के मल्टीपल पीस भी हो, है ना। एक ही स्पेसिमेन मतलब कि ये एक टिश्यू है, वैसे तो ये ग्रोसिंग करेंगे हम तब का रोल है, तो इसके आपने चार 4-5 पीस काट लिए, है ना। ये 5 पीस या 5 बीट्स कहेंगे, पीस नहीं, है ना, बीट्स कहेंगे, बीट मतलब टुकड़े, ये काट लिए। तो फिर क्या करेंगे, आप क्या नंबर देंगे, क्योंकि ये तो एक ही पेशेंट का है। अगर HP30 लिखेंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपने अलग अलग लीजन का जो है यहाँ पे कट किया है। जैसे कोई ये लीजन वाला जो एरिया है वहां अलग आपने कट किया है, या आपने यहाँ पे मार्जिन वाले से कट किया है ना, ये आपने कट किया है नॉर्मल टिश्यू है। तो इस तरीके से अलग अलग आपके पास में है, तो फिर वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि HP30 है आपके पास में, है ना, तो हम क्या करेंगे, HP A30, है ना, फिर HP B30, मतलब अपन को पता रहेगा कि ये एक स्पेसिफिक नंबर पेशेंट का 30 है। अब इसमें AB मतलब कि यहाँ हमें पता चलता है कि A नंबर पे जो है स्पेसिमेन है ये लीजन वाला है, B नंबर पे है ये मार्जिन वाला है, इस तरीके से तो ये नंबर दिए जाते हैं। वैसे ये तो हम ग्रोसिंग के टाइम पे देते हैं, बाकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है हमारे हॉस्पिटल का, ये तो स्पेसिमेन का हो गया। ठीक है, चलो, तो ये हो गया स्पेसिमेन हैंडलिंग हमें प्रॉपर करना है। अब रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है, किस कंडीशन में स्पेसिमेन को रिजेक्ट किया जाता है। आपने रिसीव किया, रिसीव करते समय आपको पता चला कि वो स्पेसिमेन खराब हो चुका है, या फिर पूरा फॉर्म फिलअप नहीं है, या फिर जो स्पेसिमेन है उस पर जो भी लेबलिंग है वो डेटा रिक्वेजिशन फॉर्म के साथ में मैच नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस स्पेसिमेन को फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। देखो, पेशेंट डिटेल्स ऑन रिक्वेस्ट फॉर्म स्पेसिमेन लेबल्स आर डिफरेंट है उस कंडीशंस में, या फिर डिटेल्स ऑफ साइट्स नेचर ऑफ स्पेसिमेन नॉट मेंशंस, है ना, स्पेसिमेन की साइट जो है वो मेंशन नहीं करी हुई है, स्पेसिमेन का नेचर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो या तो प्रोसेसिंग करने से पहले पैथोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करके जो जो भी फिजिशियंस है या फिर जो भी सर्जन है उनसे कंसल्ट करके फिर अगर वो कहें तो फर्दर प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया जाता है। देखो, इफ नो फिक्सेटिव इज एडेड, अगर फिक्सेटिव उसमें ऐड नहीं है तो तुरंत सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम टू बी नोटेड स्पेसिमेन शुड बी इमीडिएटली ट्रांसफर टू अ कंटेनर विद एडिक्वेट लेबल एंड फिक्सेटिव, है ना। एक प्रॉपर लेबलिंग के साथ, प्रॉपर फिक्सेटिव के साथ सबसे पहले उस स्पेसिमेन को ट्रांसफर किया जाता है ताकि उस स्पेसिमेन को बचाया जा सके, स्पेसिमेन खराब ना हो। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है, पूरा ही खराब हो चुका है, 2-4 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, फिक्सेटिव नहीं डाला गया है, तो उस कंडीशन में फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं हम ग्रोसिंग की।
कि भाई स्पेसिमेन आपने रिसीव किया, स्पेसिमेन को प्रॉपर आपने हैंडलिंग भी कर ली, अगर वो फर्दर प्रोसेसिंग करने लायक था तो आप आगे क्या करेंगे, ग्रोसिंग करेंगे। लेकिन ग्रोसिंग सभी स्पेसिमेन की नहीं होती है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर हो सकता है कि अगर स्पेसिमेन आपका या एक छोटा सा टिश्यू आया है, टिश्यू बीच छोटा सा टुकड़ा आया है, तो आप इसको कट नहीं करेंगे ना, इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब कि जो फिक्सेशन करना है, फिर आपकी जो टिश्यू प्रोसेसिंग होती है वो डायरेक्टली करेंगे। अगर कोई लार्ज स्पेसिमेन आया है तो फिर उसको कट किया जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या होगा, इसमें फिक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, आगे की जो भी प्रोसेस आपकी होती है वो पूरा इसके अंदर डीपली नहीं जा पाएगा, है ना। तो इसलिए फिर इसके छोटे छोटे पार्ट जो है कट किए जाते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग करी जाती है। तो ग्रोसिंग में क्या होता है, ग्रोसिंग है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, नॉट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या है ग्रोसिंग, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन या टिश्यू। टिश्यू को हम नेक्ड आई से देखते हैं कि टिश्यू का कलर कैसा है, टिश्यू का टेक्सचर कैसा है, टिश्यू की साइज क्या है, कौन से साइट का स्पेसिमेन है, ये सारी चीजें हम मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं, उसके बाद स्पेसिमेन को कट करते हैं, वो होता है ग्रॉसिंग। ये मतलब देखने का काम ये सारी चीजें पैथोलॉजिस्ट भी करता है, कटिंग करने का काम भी ऑल्सो पैथोलॉजिस्ट भी करते हैं और हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट भी करते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट भी कर सकता है, अदरवाइज पैथोलॉजिस्ट ही प्रोसेस करते हैं। देखो ग्रोसिंग की अगर हम बात करें तो ग्रोसिंग इज द नेक्ड आई यानी कि मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस ऑफ टिश्यू, है ना, जिसमें डिस्क्रिप्शन डाइसेक्शंस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेंस रिसीव्ड इन द लेबोरेटरी बिफोर टिश्यू प्रोसेसिंग। ग्रोसिंग कौन करता है, हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट। ग्रोसिंग कब की जाती है, आफ्टर रिसीविंग, बिफोर प्रोसेसिंग। रिसीविंग के बाद और प्रोसेसिंग से पहले ग्रोसिंग की जाती है। तो ग्रोसिंग में क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस ऑफ टिश्यू या स्पेसिमेन। तो ग्रोसिंग का मतलब आपको समझ में आया कि ग्रोसिंग का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन डाइसेक्शंस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन रिसीव्ड इन द लेबोरेटरी बिफोर टिश्यू प्रोसेसिंग, है ना, टिश्यू प्रोसेसिंग से पहले ग्रोसिंग होती है, उसके बाद पूरी प्रोसेसिंग होती है, फिक्सेशन में डाला जाता है, फिर उसके बाद में आपकी जो फर्दर स्टैंडिंग वगैरह जो भी प्रोसीजर होती है, एम्बेडिंग वगैरह वो सब हम करते हैं। अब देखो, इट इज डन टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू बीट्स फॉर मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। ये हम क्यों करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू बिट्स सिलेक्ट करते हैं। इसमें रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू बिट्स का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़े। अब रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक स्पेसिमेन आपके पास में आया है तो उसमें देखा जाता है कि लीजन कहाँ है, मार्जिन क्लियर है या नहीं है, और जो नेचुरल टिश्यू है ना, नेचुरल टिश्यू या सीधी सी बात कहें हम नॉर्मल टिश्यू, है ना, और नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू। तो जो स्पेसिमेन है, अगर इंटायर ऑर्गन है या फिर बड़ा लार्ज स्पेसिमेन है तब, अगर छोटा सा स्पेसिमेन है तब तो डायरेक्टली प्रोसेसिंग करेंगे, लेकिन अगर बड़ा स्पेसिमेन है तो क्या होता है, जो भी लीजन है ना, मार्जिन है और नॉर्मल टिश्यू है, ये तीनों चीजें उसके अंदर होना चाहिए, ये कहलाता है एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन, है ना। तो इसको क्या किया जाता है, जैसे लीजन वाला एक पीस जो है या बीट्स है वो कट किया, मार्जिन से कट किया, नॉर्मल टिश्यू जो है वो भी लिया, फिर इनको अलग अलग कैसेट्स में रखा जाता है। कैसेट जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये कैसेट्स है, इसके अंदर ये टिश्यू स्पेसिमेन रखा हुआ है, एक अप्रोप्रिएट साइज में कट किया जाता है और उसके बाद में फिर कैसेट में रखा जाता है, देन फिर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। इन कैसेट्स को लेबल भी किया जाता है एक स्पेसिफिक नंबर के साथ में। जैसे यहाँ पे हम बात करें, ये कैसेट्स है यहाँ पे, अगर हमने एक ही के अंदर, ये एक ही कैसेट्स के अंदर इन तीनों को रख दिया तो वो हमें डिफिकल्टी हो जाएगी पहचानने में। तो क्या होता है, लीजन वाले को अलग कैसेट में, मार्जिन वाले को अलग कैसेट्स में और नॉर्मल टिश्यू को अलग कैसेट्स में रखा जाता है और इस एक स्पेसिफिक नंबर देकर और फिर प्रोसेसिंग करी जाती है ना। वैसे तो मैं आगे आपको बताऊंगी अभी कि कौन सा टिश्यू स्पेसिमेन
की कैसे प्रोसेसिंग करी जाती है। ठीक है, अब देखो, जब भी ग्रोसिंग होती है एक स्पेसिफिक रूम में होती है, एक स्पेसिफिक जगह पे होती है, और उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट आपको होता है। यहाँ पे फोर्सअप वगैरह ये सारी चीजें चाहिए होती, कैसेट चाहिए होती, जिसमें अपन लास्ट में कट होने के बाद में टिश्यू को रखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको ग्रोसिंग का मतलब क्या होता है कि मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना टिश्यू का, देन फिर टिश्यू को कट करना, है ना। एक छोटे छोटे से बीट्स कट किए जाते हैं स्पेसिमेन के। अब बात करें कि पर्पस क्या है ग्रोसिंग का, टू स्टडी द स्पेसिमेन विथ नेक डाई। क्या पर्पस है कि स्पेसिमेन को नेक डाई से विजुअलाइज करना, देखना। एक हो गया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और एक हो गया मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कि जब भी स्पेसिमेन आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि स्पेसिमेन का कलर कैसा है, स्पेसिमेन कौन से साइड से आया है, कहाँ से निकाला गया है, उसका ओरिएंटेशन वगैरह, ये सारी चीजें। अब देखो, टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू बिट्स, रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू बिट्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया। टू एसेस ट्यूमर साइज एंड लोकेशंस, कि एक्चुअल में जो ऑर्गन है, जो भी आपके पास में आया है स्पेसिमेन, उसमें ट्यूमर का लोकेशन क्या है, ट्यूमर का साइज क्या है। टू हेल्प इन एक्यूरेट डायग्नोसिस, एक्यूरेट डायग्नोसिस में मदद करेंगे। अगर आप एक स्पेसिमेन स्पेसिफिक लीजन वाला पार्ट निकाल के फिर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या होगा, उसमें हम देख पाएंगे कि आखिर में टिश्यू के अंदर प्रॉब्लम क्या है, टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि आर्किटेक्चर ही हम इसके अंदर टिश्यू का देखते हैं। चलो, तो ये हो गया ग्रोसिंग का एक बेसिक पार्ट। अब बात करें सबसे पहले कि मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में करते क्या क्या है। ओवरऑल मैंने सुपरफिशियली आपको बताया, अब इसके बारे में जानते हैं। देखो, ड्यूरिंग ग्रोसिंग द स्पेसिमेन इज एग्जामिन एक्सटर्नली एंड इंटरनली। इंटरनली मतलब आफ्टर कटिंग, कट करने के बाद इंटरनली देखा जाता है। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि स्पेसिमेन का नेचर क्या है। नेचर मीन्स जैसे कि बायोप्सी स्पेसिमेन है ना, बायोप्सी स्पेसिमेन है, रिसेक्टेड है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं हम रजिस्टर में अपना। तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, आपने स्पेसिमेन देखा और लिखा कि भैया ये बायोप्सी स्पेसिमेन है, या रिसेक्टेड स्पेसिमेन है, या सर्जिकल स्पेसिमेन है, जो भी है आप लिखेंगे। अब एनाटॉमिक साइट्स एंड स्पेसिमेन टाइप, स्पेसिमेन टाइप तो हालांकि ऊपर हो ही गया है। अब लिखिए एनाटॉमिक साइट्स। एनाटॉमिक साइट्स मतलब कि कौन सी साइट से निकाला गया है, कौन से साइट से, जैसे कि लीवर बायोप्सी है ना, लीवर बायोप्सी है, ब्रेस्ट स्पेसिमेन है। तो एनाटॉमिक साइट जो है उसमें लिखी जाती है कि ये कौन से ऑर्गन से निकाला गया है, ये कौन सा ऑर्गन है, या कौन से ऑर्गन से निकाला गया स्पेसिमेन है, या कौन से सिस्टम से निकाला गया पार्ट है। तो वो हम इसमें मेंशन करते हैं, एनाटॉमिक साइट मेंशन करते हैं। स्पेसिमेन की कंडीशन क्या है, कंडीशन मींस जब आपने स्पेसिमेन रिसीव किया तो वो फिक्सेटिव में था, फिक्स्ड था, या फिर अनफिक्स्ड था, तो वो हम इसमें मेंशन करेंगे। अगर अनफिक्स्ड है तो अनफिक्स लिखेंगे, अगर फिक्स था तो फिक्स लिखेंगे, अनफिक्स था तो हम तुरंत इमीडिएटली उसको फिक्सेटिव में डाल देंगे। अगर पूरा ड्राई हो चुका है, पूरा खराब हो चुका है, तब तो प्रोसेसिंग करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर जिस भी कंडीशन में आपके पास में स्पेसिमेन आता है वो हम मेंशन करेंगे। फिर आता है डायमेंशन एंड फिजिकल नेचर। डायमेंशन मतलब कि जो भी साइज है टिश्यू की, है ना, शेप है, वो हम लिखेंगे। साइज कितना है, 20 सेंटीमीटर्स है, जो भी साइज है, विड्थ लेंथ वगैरह ये सारी चीजें मेंशन होती है उसमें, कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ये अप्रोक्सीमेटली हमें लिखना होता है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल सरफेस अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है, इसमें आपका कलर भी आ जाता है ना। फिजिकल में आपका कलर भी मेंशन कर लेना कि अपीयरेंस कैसी है उसकी। अब देखो, एक्सटर्नल सरफेस अपीयरेंस आप देखेंगे कि बाहर की सरफेस रफ है, स्मूथ है, कैसी है, वो हम लिखते हैं। ये आउटर वाला हो गया कि ऊपर से हम देख रहे हैं अभी स्पेसिमेन को। इंटरनल अपीयरेंस कब देखेंगे, जब हमने कटिंग करी हो, जब स्पेसिमेन को कट करके ओपन किया, ओपन करने के बाद हम देख रहे हैं कि स्पेसिमेन में आपको क्या दिख रहा है, टिश्यू में आपको क्या दिख रहा है, लीजन है, मास है, अल्सर है ना, जो भी दिख रहा है हमें, ट्यूमर है, तो वो हम मेंशन करेंगे इसमें। इंटरनली, इंटरनली तो हमें तभी पता चलेगा ना जब उसको हम कट करेंगे, जैसे इंटेस्टाइन का पार्ट आया है, तो उसको आप कट करके ओपन करके देखेंगे, तब पता चलेगा कि अल्सर है, मास है, उसमें क्या आपको विजिबल हो रहा है इंटरनली। स्पेसिमेन ओरिएंटेशन, स्पेसिमेन ओरिएंटेशन मतलब कि जैसे कि स्पेसिमेन को आपने एक एनाटॉमिक पोजीशन में रखा हुआ है,
एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने के बाद हम देखते हैं उसका अपर साइड्स, लेफ्ट साइड, राइट साइड्स, है ना, लोअर साइड्स, ये सारी चीजें देखी जाती है स्पेसिमेन ओरिएंटेशन में, है ना। अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, ये सारी चीजें देखी जाती है ताकि ये पता चल सके कि इसके आसपास वाले ऑर्गन जो है, किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में अगर हम बात करें या टिश्यू में भी हम बात करें, तो आसपास जो भी टिश्यू है, तो अपर साइड में ट्यूमर दिखाई दे रहा है, या फिर राइट साइड में दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें आप देखते हैं ओरिएंटेशन में, है ना, स्पेसिमेन ओरिएंटेशन। तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या किया? स्पेसिमेन का नेचर देखा, एनाटॉमिक साइट्स देखी, स्पेसिमेन की कंडीशन क्या थी, साइज, शेप, कलर आपने देखा डायमेंशन में, और आपके फिजिकल फीचर्स में, है ना, कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ये आपका साइज में आ गया पूरा। फिर शेप कैसा है उसका और कलर कैसा है, ये आपका फिजिकल नेचर में आ जाएगा। एक्सटर्नल सरफेस कैसी है स्पेसिमेन की, ये देखेंगे। इंटरनल अपीयरेंस आपको कैसी देखने को मिल रही है, और लास्ट में आ जाता है स्पेसिमेन ओरिएंटेशंस, यानी कि अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करना। ये मेनली जो है ना स्पेसिमेन ओरिएंटेशन हमें हेल्प करता है मार्जिन को आइडेंटिफाई करने में, है ना। ये किस में हेल्प करता है? हेल्प मार्जिन आइडेंटिफाई, मतलब जैसे ये एक स्पेसिमेन आया है, तो इसके ये जो मार्जिन्स है, कॉर्नर है, मतलब ये वाला, तो कौन सा अफेक्टेड है, ये साइड में सारा पूरा नॉर्मल है या कोई सा भी अफेक्टेड है, वो हमें इसमें पता चलता है। तो मार्जिन जब हम लेते हैं, जैसे मैंने बोला आपको रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन करते हैं हम, तो उसमें मार्जिन इसीलिए ली जाती है ताकि हमें ये पता चल सके कि जो आसपास वाला एरिया है वो पूरा क्लियर है ना, वो अफेक्टेड नहीं है किसी डिसीज से। तो मार्जिन आइडेंटिफाई में ये हमें हेल्प करता है। ये हो गया मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। उसके बाद आती है कटिंग। आफ्टर मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम क्या करते हैं? कटिंग करते हैं स्पेसिमेन की। कटिंग कैसे? मैंने आपको बोला कि उसके लिए एक स्पेसिफिक रूम, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये सारी चीजें की जरूरत होती है, और कटिंग बहुत ध्यान से करनी होती है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट लिया जाता है, जिसको मैंने रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन कहा, तो इंपॉर्टेंट पार्ट लिया जाता है टिश्यू का प्रोसेसिंग के लिए। अगर ये बड़ा है तो, छोटा स्पेसिमेन है तो जरूरत नहीं होती है। देखो, लार्ज स्पेसिमेन है तो उसको कट किया जाता है इनटू स्मॉल पीसेस में, वही हमारी कटिंग होती है। थिकनेस ऑफ स्लाइस इज केप्ट 3 to 4 mm का अप्रोक्सीमेटली स्लाइस कट किया जाता है, और उसको फिर कैसेट में रख के प्रोसेस किया जाता है। ये कौन करता है? पैथोलॉजिस्ट करता है। हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट भी कर सकता है, लेकिन कब? जब एक्सपीरियंस्ड है तब। इंश्योर प्रॉपर पेनिट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव। अब हमने एक बड़े से टिश्यू से एक छोटा सा टिश्यू कट किया। ये क्यों किया हमने? ताकि उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर हो सके, यानी कि उसमें पेनिट्रेशन फिक्सेशन का अच्छे से हो सके। जो भी हम रिएजेंट यूज करेंगे वो उसमें पेनिट्रेट कर सके, उस पर वर्क करे, है ना। हम बड़ा सा अगर ले लेंगे तो क्या होगा? प्रॉपर फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर प्रोसेसिंग भी नहीं होगी, अगर हमें विजुअलाइजेशन भी सही से नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 mm का हम कट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद बात करें, देखो, रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू बिट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम, यही चीज जो मैंने आपको बताई, रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि इंपोर्टेंट पार्ट निकालना टिश्यू का, कहाँ से? लीजन से, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और सर्जिकल मार्जिन। ये ट्यूमर की कंडीशन में देखा जाता है वैसे सर्जिकल मार्जिन। तो देखो, इसमें 3 चीजें हो गई ना, लीजन वाला भी कट कर लिया, और सराउंडिंग जो नॉर्मल टिश्यू थे वो भी कट कर लिया, और सर्जिकल मार्जिन भी ले लिए, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके। उसके बाद होता है, भाई हम कट कर रहे हैं स्पेसिमेन, तो कट करने के बाद में या कट करने से पहले भी जो है इंकिंग करी जाती है। इंकिंग क्या है? इन मैलिग्नेंट और सस्पेक्टेड मैलिग्नेंट स्पेसिमेन द एंटायर स्पेसिमेन शुड बी इंक्ड, आल्सो ऑल मार्जिन इन रीसेक्टेड स्पेसिमेन आर इंक्ड करी जाती है।
इंक्ड मतलब कि एक स्पेसिफिक इंक जो है यूज करी जाती है, अलग अलग कलर की यूज करी जाती है इसमें, जो कि सर्जिकल मार्जिन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इंकिंग इज डन बिफोर कटिंग, यानी कि कटिंग से पहले इंकिंग करी जाती है। बिफोर इंकिंग द आउटर सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन शुड बी क्लीन एंड ड्राई, यानी कि जब आप इंकिंग करते हैं तो इंकिंग से पहले जो टिश्यू स्पेसिमेन है वो पूरा क्लीन और ड्राई होना चाहिए। निकाल के इंकिंग करते हैं। अब मैंने बोला कि इंकिंग कटिंग से पहले करी जाती है, क्लीन और ड्राई होना चाहिए। तो इंकिंग के बाद भी जब आप प्रोसेसिंग करते हैं तो ड्राई होने के बाद फिर पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इंकिंग में अलग अलग कलर की इंकिंग जो है यूज करी जाती है। जैसे ब्लू कलर की यूज करी जा रही है लीजन के लिए, है ना। जैसे रेड कलर वाली यूज करी जा रही है नॉर्मल टिश्यू के लिए। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ बस, है ना। तो इस तरीके से ताकि आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो सके कि कौन सी वाला इंकिंग वाला पार्ट जो है आपका कौन सा है, ठीक है। अब मार्जिन के लिए कोई सी अलग यूज करी जा रही है, तो इस तरीके से अलग अलग इंकिंग यूज करी जाती है। कई बार इंटायर ऑर्गन को भी किया जाता है या कई बार ऑल मार्जिन को भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इंकिंग ऑफ स्पेसिमेन एंड कटिंग ऑफ स्पेसिमेन। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम स्पेसिमेन कट करते हैं तो आपकी जो भी स्पेसिमेन आते हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे स्मॉल बायोप्सी, कोर बायोप्सी, स्किन बायोप्सी, रीसेक्टेड स्पेसिमेन है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी तो बहुत सारी चीजें होती है इसमें, अगर हम पढ़ने के जाएं तो छोटी छोटी बहुत सारी एरर होती है जो लेबोरेटरी में होती है, उनको ध्यान में रखना होता है, और भी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, टाइप ऑफ स्पेसिमेन ड्यूरिंग ग्रोसिंग एंड स्पेसिमेन डाइसेक्शंस। इसमें आता है स्मॉल बायोप्सी। तो स्मॉल बायोप्सी में रेयरली नीड डाइसेक्शन और मिनिमम नीड, यानी कि स्पेसिमेन को डाइसेक्ट करने की बहुत ही मिनिमम इसमें नीड होती है या नहीं भी होती है जब स्पेसिमेन छोटा होता है। क्योंकि वैसे एक तो ऑलरेडी वो स्पेसिमेन इतना छोटा है, उसको और कट कर देंगे तो और बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो स्पेसिमेन छोटा है इसलिए उसको किसी एक टिश्यू पेपर में भी रखा जाता है, फिल्टर पेपर में रखा जाता है, और फिर कैसेट में रखा जाता है, ताकि कैसेट में ये जो यहाँ पे ये छेद है इससे टिश्यू नीचे ना गिरे। इसलिए प्रॉपर उसके प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर, अगर स्मॉल टिश्यू है तो। सबमिटेड इंटायरली फॉर प्रोसेसिंग के लिए, है ना। सबमिशन प्रोसेस ऑफ इंटायर टिश्यू इज कॉल्ड वूल फोर सेक्शन। ये पूछा जा सकता है WFS का मतलब, यानी वूल फोर सेक्शन का क्या मतलब होता है, कि जब इंटायर टिश्यू जो भी आया है हमारे पास में उसको डायरेक्टली प्रोसेस किया जाता है तो उसको कहा जाता है वूल फॉर सेक्शन, है ना। क्योंकि वो स्मॉल बायोप्सी स्मॉल टिश्यू है इसलिए। अगर कोर बायोप्सी की बात करते हैं, कोर बायोप्सी में आपके पास में स्पेसिमेन कौन सा आएगा, सिलेंड्रिकल टिश्यू, जो कि हम निडल से, ट्रू कट निडल का मैंने आपको बताया था, तो उसमें सिलेंड्रिकल आपके पास में आता है इस तरीके से। अब सिलेंड्रिकल है तो उसको ड्यूरिंग एम्बेडिंग दे आर लेड आउट इन लॉन्गिट्यूडिनली। ये कैसेट में भी अगर रखते हैं, जैसे अगर बड़ा है ये साइज तो इसको 2 या 3 पीस में कट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे घुमा के रख दिया या फिर इसको ऐसे फोल्ड करके रख दिया, ऐसे नहीं रखते हैं। इसको सीधा रखते हैं बिल्कुल। अगर बड़ा है तो कट कर लिया जाता है, लेकिन इसको सीधा रखा जाता है। When multiple cores, each core placed in separate cassettes। अगर मल्टीपल कोर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला इसको कट कर लिया अपन ने 4 भाग में, तो उसको हम अलग अलग कैसेट्स में रखते हैं। फिर बात करें स्किन बायोप्सी की, तो स्किन बायोप्सी अगर आपके पास में है, चाहे वो पंच हो चाहे वो शेव बायोप्सी हो, उसको माउंटेड ऑन एज टू व्यू एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। मैंने बोला पहले भी आपको मैंने बताया है कि जो स्किन होती है उसमें 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। तो अगर आप इसको इस तरीके से रख देंगे, है ना, जैसे हम हमारे पास में कोई एक बुक है, सपोज डेट ये हमारे पास में एक बुक है, तो इस बुक को मैंने अगर ऐसा रख दिया तो क्या होगा, मुझे केवल आउटर सरफेस ही दिखेगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी तो मुझे तीनों चीज दिखाई देगी। तीनों मतलब कि आपकी तीनों लेयर दिखने को मिलेगी। तो इसको अगर स्किन बायोप्सी हो चाहे पंच हो या शेव हो, तो तीनों लेयर जो है आपको व्यू हो, इसीलिए उसको इस तरीके से खड़ा रखा जाता है। तो ऊपर एपिडर्मिस भी दिखेगी, डर्मिस भी दिखेगी और सबक्यूटेनियस भी दिखेगी। ऐसे नहीं रखा जाता है, ऐसे फिर केवल ऊपर वाली लेयर ही देखने को मिलेगी। तो लीजन साइज, डेप्थ एंड मार्जिन जो है डिस्क्राइब की जाती है इसमें। और रीसेक्टेड स्पेसिमेन की अगर हम बात करें, तो रीसेक्टेड मतलब कि लार्ज सर्जिकल स्पेसिमेन अगर आपके पास में है,
रीसेक्टेड स्पेसिमेन लार्ज सर्जिकल है तो दे आर कंप्लीटली डाइसेक्टेड एंड बीट्स और सेक्शंस। मतलब कि उसको कंप्लीटली, अगर बड़ा आपके पास में ऑर्गन आया है तो क्या करेंगे, वही पहले उसको डाइसेक्ट करेंगे, छोटे छोटे भाग में कट करेंगे, उसके सेक्शंस बनाएंगे, सेक्शन बनाने के बाद बीट्स बनाने के बाद फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है। ये रीसेक्टेड स्पेसिमेन के लिए इंटायर अगर आपके पास में पूरा आया है तो इसमें फिर वही चीज है कि कट करने के बाद साइज शेप वगैरह ये सारी चीजें जो है देखनी रहती है ना, जब स्पेसिमेन आपने कट कर लिया उसके बाद में रीसेक्टेड स्पेसिमेन में। और अगर कोई मैलिग्नेंट है या ट्यूमर वाली कंडीशंस है तो उसमें तो फिर साइज लोकेशन वगैरह ये सारी चीजें देखी जाती है। और एक और चीज होती है फैट क्लियरेंस, है ना, फैट क्लियरेंस। कोई ऐसा टिश्यू आपके पास में आया है जो बहुत ज्यादा फैटी है तो क्या किया जाता है, पहले उस फेट को रिमूव किया जाता है, क्लियर किया जाता है, हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है, ताकि फिक्सेशन प्रॉपर हो सके। अगर फेट ऊपर रहेगी, बहुत ज्यादा अंदर फेट है तो क्या होगा, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर फिक्सेटिव के पेनिट्रेशन के लिए जो फैट होती है उसको हटाया जाता है और कट करके छोटा 3 से 4 mm का 3 से 4 mm का बिट्स कट करके और फिर प्रोसेसिंग करी जाती है ना। अब फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मैंने बोला किसकी यूज होती है, कैसेट्स यूज करी जाती है जिन पे स्पेसिफिक नंबर होता है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आपको ध्यान रखनी होती है ताकि पेशेंट का सैंपल मिसमैच ना हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पेशेंट है ना, एक ए और एक बी। अब हो सकता है कि एक पेशेंट के 1 2 3 4 5 पीस हो और इसके भी 1 2 3 या 4 पीस हो, है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है जैसे एक पीस कट किया ना, उसमें बोनी टिश्यू है। अब बोनी टिश्यू है तो मतलब पहले डीकैल्सिफिकेशन की नीड होगी, है ना। डीकैल्सिफिकेशन के लिए आपको रुकना होगा, उसके बाद में फिर प्रोसेसिंग होगी। ऐसा भी होता है, डीकैल्सिफिकेशन वाला है तो उसको पहले डीकैल्सिफाई करना पड़ेगा, कैल्शियम रिमूव करना पड़ेगा, फिर प्रोसेसिंग होगी। तो अगर एक भी टिश्यू इधर से उधर हो गया, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे सैम इसका भी लीवर बायोप्सी है और इसका भी लीवर बायोप्सी है ना, दोनों का सैम ही आया है। तो अगर एक भी इधर से उधर हो गया तो क्या होगा, रिपोर्ट इसकी इधर से उधर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ग्रोसिंग ना अलग अलग करते हैं, है ना। पहले एक की कर ली फिर दूसरे की कर ली, ऐसा नहीं कि दोनों की साथ साथ में करते हैं। भाई छोटा सा टिश्यू होता है, इधर उधर हो जाता है तो रिपोर्ट पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो पूरी प्रोसेसिंग जो है बहुत ही सेफ्टी के साथ करी जाती है। कभी भी जो सरफेस एरिया होता है वो ऐसा नहीं कि उस पे पहले टिश्यू बिखरे हुए पड़े हैं और उसी पर आप कट करने लगे, पूरा क्लीन होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है दूसरा टिश्यू इसके साथ में मिक्सअप हो जाए और उसकी प्रोसेसिंग हो जाए। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ध्यान रखने की है। तो स्पेसिमेन रिसीव प्रॉपर करना है, हैंडलिंग भी प्रॉपर करना है, देन फिर आता है ग्रॉसिंग। पूरा मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। आफ्टर मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्पेसिमेन की कटिंग होती है और कटिंग के बाद फिर फर्दर पूरी प्रोसेस होती है। अब वो पूरी प्रोसेस हमें समझना है जिसमें हम सबसे पहले फिक्सेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि फिक्सेटिव क्या होता है, कितने टाइप्स के फिक्सेटिव होते हैं, कौन से टिश्यू के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज किया जाता है। वैसे सबसे मोस्ट कॉमनली 10% बफर्ड फॉर्मेलिन यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फिक्सेटिव होते हैं। फिक्सेटिव का मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसीविंग में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए, फिक्सेशन प्रॉपर होना चाहिए, है ना। ये रिक्वेजिशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया। जब आप हैंडलिंग करते हैं तो स्पेसिमेन को प्रॉपर हैंडल करना है, हाथ नहीं लगाना है, ग्लव्स पहन के रखना है, प्रोटेक्शन के साथ में हमें आगे प्रोसेस करना है। रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस कंडीशन में आप स्पेसिमेन को रिजेक्ट करेंगे। देन फिर आते हैं ग्रोसिंग की बात। तो ग्रोसिंग में हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन को व्यू करते हैं कि स्पेसिमेन का स्ट्रक्चर, टाइप, साइट, लोकेशंस वगैरह सारी चीजें हम देखते हैं। देन फिर हम करते हैं स्पेसिमेन की कटिंग आफ्टर मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जैसे ही कटिंग हो जाती है आपका स्पेसिमेन रेडी है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया। अब शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक स्पेसिफिक टॉपिक से। अभी ये बेसिक हिस्टोपैथोलॉजी हमारी खत्म होती है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि हिस्टोपैथोलॉजी में किन किन टाइप के स्पेसिमेन आते हैं, कैसे उनकी प्रोसेसिंग होती है। भाई मैं डायरेक्टली लाके अगर टिश्यू प्रोसेसिंग बता देती तो आप इन चीजों से दूर हो जाते हैं, है ना।
वैसे तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे वहां पे, लेकिन फिर भी एक थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पहले हो तो प्रोसेसिंग करने में काफी आपको हेल्प मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।